नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम लोग फिर एक बार पॉलिटिकल साइंस के इस सेशन के सीरीज में क्लास 12 के बिहार बोर्ड, जो कि आप लोग का एग्ज़ाम 2019 से 25 के जो भी अभी एग्ज़ाम जितने भी कंडक्ट कराए गए हैं, उस एग्ज़ाम के बेस पैटर्न पर हम लोग एनालाइज करके कुछ पीपीटी निकाले हैं, कुछ क्वेश्चन निकाले हैं और उस पर एक पीपीटी के रूप में आप लोग को एक आंसर सहित टाइप करके इसको आप लोग के समक्ष कर दिए हैं, जिससे ये आप लोग इसको देख लीजिए। और ये रहा प्रश्न कि शीत युद्ध किन दो महाशक्तियों के बीच हुआ था। तो इसका अमेरिका और चीन नहीं, इसका ऑप्शन नंबर बी, जो कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुआ था। और इसमें ये देख लीजिए कि शीत युद्ध में शीत युद्ध को बिना वार का युद्ध भी कहा जाता है। बिना वार का युद्ध, जो कि वैचारिक रूप से केवल उस पर बातें कर लिया जाता है, लेकिन युद्ध किसी हथियार के बिना ही किया जाता है। बस इधर से भी लोग मतलब भाषण की तरह या अपनी आवाज़ राय कुछ भी बोल सकते हैं उधर से, लेकिन इसमें शीत युद्ध एक लंबी प्रक्रिया है, दो महाशक्तियों के बीच होता है, जिसमें बिना वार का युद्ध होता है, उसे हम शीत युद्ध कहते हैं। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। और आगे के प्रश्न हम लोग देखेंगे। शीत युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो शीत युद्ध आप लोग को पहले ही हम बता दिए हैं कि शीत युद्ध बिना वार का युद्ध होता है और इसका मुख्य कारण था वैचारिक संघर्ष। जब दो महाशक्तियां गुट आपस में बात विमर्श करती है, उस पर जो होता है उसे वैचारिक संघर्ष कहते हैं। और वैचारिक संघर्ष में एक दूसरे को बिना युद्ध के तंज के आधार पर यह युद्ध होता रहता है, जो आज आप लोग देख रहे हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था इसका, और इसका बेलग्रेड में हुआ था। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। गुट निरपेक्षता आंदोलन का प्रथम सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? जो ये आप लोग के एग्जाम में सीधे प्रश्न आते हैं, तो वही जो बार बार एग्जाम में आप लोग के पूछा गया है, उसी को पूरा आप लोग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से ये छांट कर प्रश्न लाए हैं, और एमसीक्यू प्रश्न जो छांट के लाए हैं, तो ये आप लोग का 1961। और इसके साथ आगे हम लोग देखेंगे। सही आंसर इसका 1961 है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के मुख्य नेता नेहरू और नासिर टिटो थे। तो इसका आंसर भी होगा। गुट निरपेक्ष मतलब कि अपना हम किसी भी गुट का समर्थन नहीं करते हैं, समर्थन नहीं करते हैं। बिना हम अस्त्र और शस्त्र के न हम पूंजीवाद हैं न साम्यवाद हैं, हम दोनों के मध्य हैं, इसे ही गुट निरपेक्ष कहा जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। इसका पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और नासिर और टिटो ये जो थे। इसके बाद आगे देखेंगे हम लोग। और ये जो लियाकत अली हैं, ये पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे। आगे हम लोग देखेंगे। सोवियत संघ
का विघटन कब हुआ, जो कि बहुत अति इम्पोर्टेंट, इसको जितना भी आप कहें उतना, क्योंकि ये बार बार हमेशा हर शिफ्ट में देखने को ये प्रश्न मिलता है। और ये 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। 1990 भूमंडलीयकरण करण जिसे वैश्वीकरण भी कहते हैं, वैश्वीकरण भी कहते हैं। और इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे। तो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव थे। और इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे पेरेस्ट्रोइका का संबंध किससे है। तो इसका आर्थिक सुधार से था। और आगे हम लोग देखते रहेंगे। ग्लासनोस्त का अर्थ तो खुलापन, इसका आंसर सी, खुलापन। और ये जो देखिए क्रांति दो तरह का होता है, दो तरह, एक विचार और एक और दूसरा एक विचार अपना मांग के आधार पर, और दूसरा अस्त्र शस्त्र के हिसाब, शस्त्र द्वारा। और वही युद्ध दो महाशक्तियों के बीच होता है, दो गुटों के बीच होता है। ये इस चैप्टर में हम लोग आगे अब जल्द ही इसका पढ़ेंगे। सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व कैसा हुआ। तो सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व कैसा हुआ, तो एक ध्रुवी इसको कहेंगे, एक ध्रुवी, क्योंकि वो अकेले हो गया तो ये एक ध्रुवी के नाम से जाने लगा। प्रथम खाड़ी युद्ध, जो कि आप आज भी देख रहे हैं, तो ये प्रथम खाड़ी युद्ध 1991 में। और 1985 में कांग्रेस की स्थापना और 1905 में WTO की स्थापना। और आगे हम लोग देखेंगे इसका आंसर बी होगा, जो नीचे भी लिखा गया है। हमला किस देश में हुआ, तो पूछेगा तो इसका हमला जो आप लोग के शीत युद्ध के चैप्टर में है, तो इसका अमेरिका के देश में हुआ था। और आगे के प्रश्न हम लोग देखते जाएंगे। फर्स्ट, अमेरिका ने इराक पर हमला कब किया, तो इसका सबसे पहले 2003 में किया था। और 2005 है सूचना का अधिकार पूछेगा तो 2005 राइट टू इंफॉर्मेशन। ये राजस्थान में शुरुआत हुआ सबसे पहले। और इसके बाद हम लोग देखेंगे ऑपरेशन इराकी फ्रीडम किससे संबंधित है। तो ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, इराक, इसका बी लगाइएगा, जो ये भी है आंसर आप लोग का। आगे हम लोग देखेंगे अमेरिका वर्चस्व का मुख्य आधार क्या था। वर्चस्व पूछेगा तो अमेरिका का पावर वैल्यू, अमेरिका क्यों ही मजबूत था हर चीज़ से, तो वहाँ पर सैन्य, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से वो शक्तिशाली था। और ये देख लीजिए विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना 1995 आप लोग को पहले ही बता दिया था। और
1991 आर्थिक नीति, औद्योगिक नीति, औद्योगिक नीति, औद्योगिक नीति। और इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे कि WTO का मुख्यालय कहाँ है। तो WTO की मुख्यालय इसका आप लोग जेनेवा लगाइएगा, जेनेवा। वैश्वीकरण का मुख्य अर्थ क्या है? तो वैश्वीकरण का मुख्य अर्थ है कि विश्व का आपसी जुड़ाव, वही वैश्वीकरण। वैश्वीकरण एक देश दूसरे देश से देश मिलकर व्यापार नीति बनाना ही वैश्वीकरण कहलाता है। ये वैश्वीकरण और इसे भूमंडलीयकरण भी कहा जाता है। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे उदारीकरण की नीति भारत में कब शुरू हुई। तो उदारीकरण 1991, इसे औद्योगिकरण भी कहते हैं। औद्योगिकरण के नाम से भी जाना जाता है। और 1995 WTO 1995 और 1985 कांग्रेस की स्थापना भारत में। इसके प्रथम अध्यक्ष भारतीय WC बनर्जी और एओह्यूम ब्रिटिश शासन के अध्यक्ष था। आगे हम लोग देखेंगे निजीकरण का अर्थ क्या है। तो निजीकरण निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना, यानी कि खुद का विकास करना, न कि केवल समाज या किसी के बारे में सोचना, केवल खुद का। राष्ट्रीयकरण राष्ट्र का विकास, राष्ट्रीयकरण राष्ट्र का उद्धार, राष्ट्रीय के बारे में जो भी निर्णय। और ये है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा 8 अगस्त और 1947 आज़ादी 1950। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क है। संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव किसे कहा जाता है। इस प्रशासनिक प्रमुख को राष्ट्रीय अध्यक्ष संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। तो इसमें अस्थायी सदस्य 5। वीटो शक्ति किसके पास होती है। तो वीटो शक्ति सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के पास होती है। स्थापना WHO का स्थापना 1995 में हुआ है। यूनेस्को विश्व धरोहर के नाम से जाना जाता है। विश्व धरोहर या विरासत के गणना रखने वाले
जो ये संगठन है यूनेस्को गलती। और आगे हम लोग देखेंगे यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के बारे में डाटा देश विदेश का रखना। और आगे देखेंगे हम लोग WHO का पूरा नाम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका B हो जाएगा, जो कि 1995 स्थापना UNICEF किससे संबंधित है। तो ये जो संगठन है यूनिसेफ ये बच्चों के कल्याण से स्थित ये है, बच्चों के कल्याण से ये जुड़ी है संस्था। और सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य कितने वर्षों के लिए चुना जाता है। तो ये 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, और उसमें अस्थायी सदस्य 5। भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना। तो 1945 में द्वितीय युद्ध के समाप्ति के बाद युद्ध के समाप्ति के बाद और ये हम लोग देखेंगे सार्क। ये बहुत अति इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग के प्रत्येक साल ये प्रश्न पूछा गया है कि सार्क की स्थापना। तो ये 1985 में इसका स्थापना हुआ था, 1985। और 1985 के साथ ही इसमें याद कर लीजिएगा कांग्रेस का स्थापना इसी टाइम हुआ था। 1995 WTO, 1990 भूमंडलीकरण। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे सार्क का मुख्यालय कहाँ है। तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू है। और ढाका किसका राजधानी है। बांग्लादेश का ढाका। रुपया है, यहाँ का करेंसी है टका। और नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। तो ये नई दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में कलकत्ता से दिल्ली गई। याद कर लीजिएगा, कलकत्ता से दिल्ली गई। कलकत्ता से दिल्ली 1911, ये याद कर लीजिएगा। आसियान की स्थापना कब हुई। तो इसका स्थापना 1967 ईस्वी में हुआ था। 1965 भारत पाकिस्तान जंग युद्ध 1965। 1971 में भी भारत पाकिस्तान से, और 1985 में कांग्रेस स्थापना आसियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग से है। इसका यूरोपीय संघ क्या है। तो क्षेत्रीय संगठन है ये यूरोपीय संघ। ब्रिक्स में बी अर्थ क्या है। तो बी का अर्थ है ब्राज़ील। ब्रिक्स में
ब्रिक्स में कुल 7 देश हैं। कुछ थोड़ा पूरा तरह से डिफाइन नहीं है, लेकिन हाँ 7 हैं। इसके आगे हम लोग देख लेंगे। इसके बाद है ब्रिक्स में का अर्थ क्या है। तो ब्रिक्स में का अर्थ, ये क्वेश्चन कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, लेकिन आंसर इंडिया है। इसका जल्द टाइपिंग गलती हो गया है, इसका सुधार देंगे। संघाई सहयोग संगठन SCO किस प्रकार का संगठन है। तो क्षेत्रीय संगठन है। ये कैसी क्षेत्रीय। नाटो, बहुत अति इम्पोर्टेंट। नाटो क्या है। तो नाटो एक सैन्य संगठन है। ये नाटो की स्थापना कब हुई। तो नाटो की स्थापना 1949 ईस्वी में हुई। 1945 द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति। 1945 द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति और 1900 और इसका स्थापना हुआ था 1949। भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और 26 नवंबर 1949 को ये संविधान अंगीकृत किया गया था। अंगीकृत किया गया था। भारतीय संविधान का अंगीकृत, तो यहाँ आप लोग देखे ही हैं 26 नवंबर 1949। लोग आगे बढ़ जाएंगे। आज़ाद और 2 अक्टूबर भारत में संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य किस प्रस्तावना में कहा गया है। तो इसका अनुच्छेद में तो नहीं किया गया है। इसका भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसका उल्लेख है। 14 समता 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे बी आर अम्बेडकर का भी अधिकार, बी आर अम्बेडकर के दिया हुआ अधिकार के नाम से जाना जाता है। और 368 जो कि संविधान संशोधन जो कि भारतीय संविधान में इसका उल्लेख है। और संविधान और इसका ये भी याद कर लीजिएगा कि इसका जो है ये संशोधन की प्रक्रिया जो है साउथ अफ्रीका से लिया गया है। और आगे हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार से जो कि 12 से लेकर 35 तक है। ये अमेरिका से लिया गया है। और ये नीति निर्देशक तत्व जो कि 36 से लेकर 51 तक है। ये आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड से 36 से लेकर 51 है। ये आप लोग का 51 है। और मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। और नागरिकता हम लोग आगे देखेंगे। भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का भाग 4 नीति निर्देशक तत्व से, मौलिक कर्तव्य 4A में है। और ये रूस से लिया गया है। मौलिक अधिकार ये अमेरिका फंडामेंटल राइट्स और
मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। 1976 में जोड़ा गया। आगे देखेंगे हम लोग नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? तो आप लोग को पहले ही बता दिए हैं कि नीति निर्देशक तत्व जो है ये आप लोग का ये नीति निर्देशक तत्व है जो आप लोग का ये आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड से अमेरिका से मौलिक अधिकार ब्रिटेन से संसदीय शासन व्यवस्था और आगे हम लोग देखेंगे मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया? मौलिक अधिकार अमेरिका से आयरलैंड से। नीति निर्देशक ये 12 से लेकर 35, ये 36 से 51, 36 से 51 और ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ये जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। प्रथम प्रधानमंत्री थे। प्राइम मिनिस्टर थे। बी आर अम्बेडकर विधि मंत्री थे एवं संविधान निर्माता थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रथम गृह मंत्री एवं उप प्रधानमंत्री थे। आगे हम लोग देखेंगे संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका बी आर अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री, राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति और पटेल जी जो कि ये उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री थे। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का 19 से 22 स्वतंत्रता का शोषण के विरुद्ध 23 से 24 संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 जिसे बी आर अम्बेडकर का भी कहा जाता है। अनुच्छेद 19 देखेंगे, एक मिनट। अनुच्छेद 19 जो कि स्वतंत्रता का अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता ये 28 है। शिक्षा का अधिकार और ये सब के साथ हम लोग अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। संपत्ति को अधिकार को हटा दिया गया। अब विधि अधिकार हो गया है। अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 32 आप लोगों को पहले भी बताए थे, बी आर अम्बेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री, पटेल जी उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री और महात्मा गांधी बापू राष्ट्र। अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो संविधान संशोधन। आप लोगों को पहले भी हम बता दिए कि संविधान संशोधन 368
368 संविधान संशोधन। और ये आपातकाल 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार, जिसमें पहला है राष्ट्रीय आपात जिसमें 352, दूसरा 355 तथा तीसरा 360 ये प्रधानमंत्री के द्वारा लगाया जाता है। ये राष्ट्रीय आपात, ये राज्य आपात और ये वित्तीय आपात है। और आपातकाल और राष्ट्रपति जो कि ये भारत के संवैधानिक प्रधान होते हैं। आगे हम लोग देखेंगे भारत में संसदीय शासन प्रणाली व्यवस्था किस देश से ली गई है, तो ये ग्रेट ब्रिटेन से, अमेरिका से मौलिक अधिकार, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संसद के कितने सदन हैं, तो भारतीय संसद के 2 सदन हैं। भारतीय संसद के 2 सदन, लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। लोकसभा को क्या कहते हैं, तो लोकसभा को निम्न सदन तथा राज्यसभा को उच्च सदन। राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा को क्या कहते हैं, तो राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। इसके बाद राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। यह कैसा सदन है, यह एक अस्थायी सदन है। और ये अस्थायी, जिसमें इसमें राज्यसभा, इसमें लोकसभा। लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष होता है, तो ये 5 वर्ष होता है। और राज्यसभा का 6 वर्ष। और राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष होता है, तो ये 6 वर्ष। और ये अस्थायी भी सदन है। राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल करता है। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। भारत का वास्तविक कार्यपालिका कौन होता है, तो भारत का वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री। और ये संवैधानिक होते हैं। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति जो कि राष्ट्रपति 74 आर्टिकल के तहत तथा 74 है। अनुच्छेद के तहत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो इसमें आप लोग लगाइएगा लोकसभा के प्रति। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा में क्या होते हैं, तो ये सभापति होते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति राष्ट्रपति। न्यायिक पुनरावलोकन किससे संबंधित है, तो ये न्यायपालिका से है। लोकसभा चुनाव कौन कराता है, तो ये चुनाव आयोग
जो कि 324 अनुच्छेद में वर्णन है। भारत का चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो ये संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था इसलिए क्योंकि ये राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है। ये राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है इसलिए। भारत में सदन की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो ये भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो ये 18 वर्ष। मतदान आयु 21 से 18 वर्ष घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया कि ये 61वां संविधान संशोधन द्वारा। और 42वां 1976 समाजवाद में 3 शब्द जोड़े गए। वो अब देखिए, भारत में पंचायती राज्य व्यवस्था किस संशोधन से जुड़ी है? तो ये 73वां संविधान संशोधन और ये जुड़ा है। नगरपालिका से संबंधित संशोधन कौन सा है? तो इसमें 74वां संशोधन है। पंचायती राज्य का संबंध किससे है? तो ग्रामीण स्वशासन से है। भारत में 3 स्तरीय पंचायती राज्य की सिफारिश किसने की? तो इसका बलवंत राय मेहता समिति, जो कि 1940 में पंचायती राज्य का आर्टिकल 40 में पंचायत का गठन हुआ। सबसे पहले राजस्थान में, उसके बाद सभी स्टेट में। भारत में पंचायत चुनाव कौन कराता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग। और दल बदल विरोधी कानून किस संशोधन से संबंधित है? तो दल बदल आप लोग देखे हैं बिहार में, तो आप लोग को देखने को एकदम पूरा मिलता है। कभी नीतीश चाचा इधर से उधर करते रहते हैं। ये 52वां संविधान संशोधन। दल बदल विरोधी कानून कब पारित हुआ? दल बदल को रोकने के लिए ये 1985 में पारित हुआ। और 1991 भूमंडलीयकरण। इसके साथ हम लोग देखेंगे भारत में बहुदलीय प्रणाली पाई जाती है। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि भारत में एक ही दल का नहीं, बहुत सारे दल हैं। जैसे जनता पार्टी, कांग्रेस, राष्ट्रीय दल को मान्यता कौन देता है? तो चुनाव आयोग। ये चुनाव आयोग का कार्य होता है। भारतीय लोकतंत्र का आधार क्या है? तो भारतीय लोकतंत्र का आधार ये लोक संप्रभुता है। लोकतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास होती है? तो इसमें अंतिम शक्ति जनता के पास होती है, क्योंकि जनता ही निर्णय सरकार का गठन करती है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ क्या है? राज्य का कोई धर्म नहीं होता। इसके बाद हम लोग समाजवाद का मूल्य उद्देश्य क्या है? तो समाजवाद का मूल्य उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और समता। गणराज्य का अर्थ क्या है? तो निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष। संघीय शासन प्रणाली का अर्थ क्या है? केंद्र और राज्य में शक्तियों का विभाजन। भारत में एकात्मक झुकाव का संघीय ढांचा है। हाँ, ये सब प्रश्न आप लोग के सीधे एग्जाम में बहुत बार रिपीट प्रश्न है। आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति। और ये 3 प्रकार का आपातकाल पूछेगा। राष्ट्रीय तो 352, राज्य 356 और वित्तीय 360। राष्ट्रीय आपातकाल की किस अनुच्छेद में है?
तो राष्ट्रीय आपात जो कि आप लोग का ये राष्ट्रीय आपात ये 352 राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो ये 356। और वित्तीय आपात जो कि आप लोग का 360। और भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल हैं, तो ये 3 प्रकार के हैं। अनुच्छेद 370 जो कि जम्मू कश्मीर से कहें तो ये 2019 में लागू किया गया, हटा दिया गया। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन ये अफ्रीका से लिया गया है। अफ्रीका, इसमें साउथ अफ्रीका लगा लीजिएगा। मौलिक अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है, तो ये सुप्रीम कोर्ट को। भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र है, तो इसमें भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र है, हाँ। भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार क्या है, तो गुटनिरपेक्षता।